पिछली वीडियो में चाचा जान ने मेरी शेव करवाई। 15 दिन तक मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया और मैं कोट लखपत जेल लाहौर में आ गया। दुनिया की महान शख्सियतें भगवान कृष्ण से लेकर नानक, सुकरात, ईसा मसीह और यूसुफ तक जेल से वाबस्ता रही हैं। या तो उनकी अमली ज़िंदगी जेल में ही शुरू हो गई या फिर वह जेल में ख़त्म हुई। ये जेलें किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं हैं। यहाँ आपको हर तरह के हुनरमंद लोग मिलेंगे। जेब कतरना, जुआ खेलना, शराब निकालना, सेंध लगाना, डाकेबाजी, गबन, शायरी, संगीत, सियासत, रूहानियत, यहाँ पर जीवन की हर कला सीखी जा सकती है। और मैं दाखिल हो रहा हूँ इस महान यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे से। मुझे इसके केंद्रीय दफ्तर में लाया गया, जिसे चक्कर कहते हैं, क्योंकि कैदियों की तमाम बैरकें इसे एक दायरे की शक्ल में घेरे हुए हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग कैदी मुंशी का काम करते हैं। जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हर नए आने वाले की रैगिंग होती है, उसी तरह जेल में हर तरह के कैदी को सलामी दी जाती है। हर नए कैदी को सलामी दी जाती है। इसमें सिर्फ वही लोग बच पाते हैं जिनका जुर्म और जराइम की दुनिया से गहरा और असरदार ताल्लुक होता है। यह सलामी मामूली भी हो सकती है और सख्त भी। हम इस दफ्तर में पहुंचे तो मुंशी ने पर्चा पढ़कर हैरत से सिर उठाया और नफरत भरी निगाहों से आंखें देखते हुए बोला, ओए तुम जासूस हो? नहीं जनाब, मैंने कहा। अच्छा तो फिर ठहरो, अभी तुम्हारी माँ, कहते हुए उसने मोटी सी गाली दी। उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकले ही थे कि किसी ने हम पर पीछे से कंबल डाला और धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर तो यही नहीं, पता नहीं हम पर कितने हाथ किस किस चीज़ से पड़े और कौन कौन मार रहा था, हमें इसका इल्म नहीं। उनकी गालियों के शोर और हमारी चीखों ने वार्डनों का ध्यान हमारी तरफ खींचा। वे भागते हुए आए। उन्होंने गालियां देकर कैदियों को यह बदतमीज़ी बंद करने को कहा। सब कुछ हमारे साथ इस कदर अचानक हुआ कि इसके लिए न तो हम दिमागी तौर पर तैयार हैं और ना ही जिस्मानी तौर पर। खैर, वार्डन हमें फांसी की कोठरियों में ले आए। एक कोने की 4 कोठरियाँ सिर्फ हिंदुस्तानी कैदियों के लिए रखी गई थी। 13 हिंदुस्तानी वहाँ पहले ही थे। हम 2 को मिलाकर 4 कोठरियों में हमें 3 से 5 तक बंद कर दिया गया। कोट लखपत जेल एक नई बनी जेल है, जहाँ पानी की टूंटियाँ और फ्लश का बंदोबस्त है। यहाँ मुझे अपने 6 और नए साथी मिले जिन्हें अमरीक सिंह ने गिरफ्तार करवाया था। सोहनलाल आदमपुर का, चन्न सिंह भुल्ला फिरोजपुर का और अजीत सिंह वगैरह। इनको मुझसे अलग बंद किया हुआ था। जेल का खाना बहुत ही घटिया था। 2 रोटियां और साथ में 1 कड़छी दाल हमें मिलती थी। सुबह एक मट्ठी चने, 1 डली गुड़ की। चाय का नाम भी गुनाह था। महीनों में साबुन का 1/4 हिस्सा कपड़े धोने के लिए मिलता था। हर इतवार को 1 चम्मच तेल सिर पर लगाने के लिए। हमें पाकिस्तानी कैदियों की कोठरियों के करीब जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। जेल में मेरा दूसरा दिन था और आधी रात को एक अजीब शोर सुनकर मेरी आंख खुल गई। सारी जेल इंकलाब जिंदाबाद, पीपल पार्टी जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, अयूब शाही मुर्दाबाद के नारों से गूंज रही थी। इन नारों का जवाब कैदी कोठरियों में से दे रहे थे और कोठरियां खोलने के लिए कह रहे थे। कोठरियों के जंगले खड़ाके खड़क 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 रहे थे। कैदी उन्हें बड़े जोर जोर से हिला रहे थे। सारी जेल को पता चल चुका था कि भुट्टो साहब अपने साथियों समेत जेल में गिरफ्तार होकर आए हैं। हालात बहुत ख़राब, बल्कि काबू से बाहर हो चुके थे। लेकिन जेल का दरोगा बहुत सुलझा हुआ इंसान है। माइक पर बोला, मैं कैदियों से अपील करता हूं कि अमन चैन बनाए रहें। सुबह आपको महबूब भट्टी साहब से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। फिलहाल आप उनकी बातें सुने, वे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं माइक उन्हें दे रहा हूँ। सारी जेल में एकदम सन्नाटा छा गया। पत्ता तक नहीं खड़कता था और हमने भुट्टो साहब की आवाज़ सुनी। मेरे कैदी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ और जो आपने इज़्ज़त दी है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है।
हमें जेल हुक्काम की नौकरी खतरे में नहीं डालनी, लेकिन इंशाअल्लाह बाफजले खुदा सुबह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक अमन चैन से रहने की गुजारिश करता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े खूबसूरत तरीके से जेल के दारोगा ने सूरत हाल संभाल ली, वरना शायद वह बहुत बड़ा खून खराबा हो जाता। शायद ही उस रात किसी को नींद आई हो। हमें नंबरदारों ने बतलाया कि भुट्टो साहब, कौसर नियाजी, गुलाम मुस्तफ़ा खैर वगैरह पीपल पार्टी के रहनुमा कैद होकर आए हैं। वे सुबह बैरकों का चक्कर लगाएंगे। हम सारे उस खुशनसीब घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे जबकि हमें इस महान शख्सियत की एक झलक देखने को मिलेगी, जिसने फौजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर पाकिस्तानियों के जहन में, अंगारे और दिमाग में जमहूरियत के लिए जुनून पैदा किया हुआ था। यह वाकई पाकिस्तानियों का मसीहा था, जिसे उन्होंने बड़े अहमकाना तरीके से फांसी पर लटकवा दिया गया। जियाउल हक के हाथों और सारा मुल्क जोश में तमाशा देखता रहा। जिस तरह हिंदुओं के माथे से गांधी के कत्ल का कलंक नहीं मिट सकता, इसी तरह गंगा और दजला नदियों का पानी मिलाकर भी पाकिस्तानियों के माथे से भुट्टो के खून के धब्बे नहीं धो पाएगा। भुट्टो साहब ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। बैरकें नारों से गूंज रही थी। कैदी अपनी अपनी टीमों के साथ हाथ मार रहे थे, उनको कुछ खाने के लिए पेश कर रहे हैं। जैसे ही हमें बतलाया गया कि वे हर एक से चीज़ लेते और बड़े प्यार से उसके ही मुंह में डाल देते और फिर हाथ मिलाकर आगे बढ़ जाते। अब वे हमारी बैरक में आ चुके थे और हमारे सामने वाली कोठरियों में घूम रहे थे। चमकती हुई नूरानी पेशानी, एक मिकनातीसी शख्सियत, चाक चौबंद शानदार, साथ में उनके हमनवा गुलाम मुस्तफ़ा खैर, कौसर नियाजी, मोहम्मद हनीफ रामे और दूसरे पीपल पार्टी के कारकुन थे। जब वे हमारी कोठरियों के करीब आए तो उन्हें बतलाया गया कि हम हिंदुस्तानी हैं। वे हमारे पास आए और बोले, अज़ीज़ दोस्तों, मैंने एक और बैरक देखी है जो हिंदुस्तानी कैदियों से भरी पड़ी है। शायद वे नज़रबंद लोग हैं। आपकी हालत देखकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा है। कुदरती बात यह है कि भारत में भी पाकिस्तानी कैदियों की हालत इससे अच्छी नहीं होगी। आप यकीन रखें, जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह आप 1 साल के अंदर अंदर अपने मुल्क में वापस पहुंच जाएंगे। यह सुनकर अपने आप ही हमारे मुंह से नारा गूंज उठा, भुट्टो साहब जिंदाबाद। इस पर वे मुस्कुरा दिए और हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गए। इस महान इंसान ने अपने लफ्ज़ सच साबित कर दिए। उसकी हुकूमत बनते ही 1 साल के अंदर अंदर शिमला समझौता हुआ, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई कि जंगी कैदियों के साथ साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तानी 1971 की जंग से पहले कैद हुए सभी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, चाहे वे स्मगलर हैं, चाहे जासूस, चाहे कैदी या नज़रबंद, उनका तबादला भी आपस में किया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जब भुट्टो साहब यह बात समझौते दर्ज में करवाई होगी तो उस वक्त ज़रूर उनके दिमाग में वह वादा भी घूम रहा होगा जो उन्होंने हम हिंदुस्तानी कैदियों के साथ कोट लखपत जेल में किया था। वरना 2 मुल्कों के दरमियान जासूसों का तबादला कभी सुनने में नहीं आया था। यही वजह थी कि सन 1953 में कैद होने वाले हिंदुस्तानी हमारे साथ शिमला समझौते के तहत भारत वापस आए। कम से कम उन हिंदुस्तानियों के परिवार जिनका तबादला शिमला समझौते के तहत हुआ था, कभी इस महान मसीहा को नहीं भूल सकेंगे। उनको प्रथम श्रेणी क्लास बैरक में रखा गया, जहां दूसरे पाकिस्तानी कैदियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। शायद भुट्टो साहब के जेल का चक्कर लगाने और कैदियों से मिलने की रिपोर्ट बाहर पहुंच चुकी थी, इसलिए सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई। पुरानी किताब है, प्रिंटिंग में कुछ लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं। भुट्टो साहब सिर्फ खुफिया पुलिस की मौजूदगी में ही किसी से मिल सकते थे। जेल में 5वें दिन दरोगा की तरफ से बैरक में एक पर्चा आया। मुझे और बाबा समुद सिंह को दफ्तर बुलाया गया। जेल दरोगा ने गवर्नर पंजाब का हुक्म मुझे दिखाया, जो इस तरह से था। गवर्नर पंजाब यह हुक्म देते हुए तकसीन महसूस करता है कि मोहनलाल भास्कर उर्फ मोहम्मद असलम को
उसकी गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है 6 महीने के लिए नज़रबंद किया जाए। यह नज़रबंदी 29 डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत दी गई थी। समद सिंह के बारे में भी ये ऐसा ही हुक्म था। हमें उसी वक्त चौधरी मंजूर हुसैन सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच CID शाही किला लाहौर के हवाले कर दिया गया। वे यहाँ उस वक्त दफ्तर में सादा कपड़ों में मौजूद थे। उनके साथ 2 सिपाही भी थे। उन्होंने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी, हथकड़ियाँ लगाई और हमें एक स्टेशन वैगन पर बिठा दिया गया। फिर गाड़ी लाहौर के भीड़ भरे बाजारों से होती हुई शाही किला लाहौर की ओर चल पड़ी और हम पहुंचे अगले वीडियो में शाही किला लाहौर में। वीडियो अगेन थोड़ा लंबा था और आगे वीडियो शायद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी खुशवंत सिंह साहब ने पन्ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कहानी हमें जकड़ रही है, हमें उस दौर में लेके जा रही है, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें जल्द से जल्द बताई जाएं। मुझे भी ये किताब ख़त्म करनी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 46 सफ़े मैं आप लोगों को सुना पाया हूँ। अगले वीडियो में क्या होगा मोहनलाल भास्कर के साथ, समद सिंह के साथ, अंदाज़ा लगाइए। शुक्रिया।